डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू इंग्लिश क्वेस्ट। आज हम लोग प्रोज सेक्शन के जो बचे हुए इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से सुनने की ज़रूरत है ना। और कोशिश की जाएगी कि आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार क्या करता था, डू। व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू, है ना। डू इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार क्या करता था, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार क्या करता था। ये आपका किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है? ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग से सेक्शन आपका सेकंड, जो जिसमें आई आल्सो वांट टू ड्राइव अ कार जो सेक्शन है उससे पूछा गया क्वेश्चन है। इसको जिसमें कहानी मुकेश की है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो फिरोजाबाद शहर है जहाँ पर चूड़ी बनने का काम होता है, वहाँ का हर एक परिवार, हर दूसरा परिवार, आप हर दूसरे परिवार में देखेंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं, वह चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। इन फिरोजाबाद एवरी, इन फिरोजाबाद एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार इज इंगेज्ड, लगा मिलेगा आपको, इंगेज्ड इन मेकिंग ग्लास बैंगल्स, क्या बनाने में, ग्लास बैंगल्स बना, चूड़ी बनाने का काम करते हुए आपको नजर आएंगे। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के सामने आपको काम करते हुए मिलेंगे, ठीक है। वेल्डिंग ग्लास बैंगल मेकिंग इज देयर हेरिडेटरी, और ये काम उनका जो है पुश्तैनी काम है। ये काम उनका क्या है, ग्लास वेल्डिंग, बैंगल मेकिंग इज देयर, ये उनका काम, देयर हेरिडेटरी, ये उनका पुश्तैनी काम है। ऑल पर ऑल परवेशिव ऑक्यूपेशन, उनका ये बहुत ही व्यापक ऑक्यूपेशन है उनका, है ना, बड़े स्तर पे काम होता है। मतलब इनका मूल काम उन परिवारों का क्या है, चूड़ी बनाने का ही काम है। हर परिवार उसी में आपको नजर आएगा काम करते हुए, ठीक है। वाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैव इन बिकम द विक्टिम ऑफ एन इंटरव्यू डिस्पाइज इट, जो सेलिब्रिटी हैं जो इंटरव्यू के विक्टिम हो चुके हैं, अर्थात जिन्होंने कभी इंटरव्यू दिया है, वो फिर दोबारा इंटरव्यू देने से क्यों नफरत करने लगते हैं। आपको ये बताना है कि उन क्या वजह है कि वो इंटरव्यू से चिढ़ने लगते हैं। कौन, सेलिब्रिटी जिन्होंने कभी क्या किया है, इंटरव्यू दिया है, तो एक बार इंटरव्यू देने के बाद वो उन दोबारा इंटरव्यू से यदि कहा जाए तो बहुत चिढ़ते हैं, इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं होते हैं। कारण क्या है, वजह क्या है? एक्चुअली मैनी सेलिब्रिटीज डिस्पाइस इंटरव्यूज, बहुत सारे सेलिब्रिटी मतलब एक्टर, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर, है ना, आथर, ये जो सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, हस्तियां हैं, वो इंटरव्यू से क्यों जो है नफरत करती हैं, डिस्पाइस करते हैं लोग। क्योंकि मैनी सेलिब्रिटीज डिस्पाइस इंटरव्यूज, क्योंकि वो इसलिए डिस्पाइस करते हैं बिकॉज दे फील ओवर एक्सपोज्ड, उन्हें लगता है कि इंटरव्यू की वजह से वो कुछ ज़्यादा खुल गए हैं, अर्थात जितना लोगों को नहीं पता होना चाहिए था, है ना। कैमरे के सामने चूंकि उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया तो उनको जवाब तो देना पड़ा, लेकिन जवाब देने के बाद लोगों का नज़रिया उनके प्रति बदल गया, अर्थात वो चीज़ें उनको बतानी पड़ गई जिसे वो बताना नहीं, पब्लिक करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो बिल्कुल जो है चिढ़ जाते हैं कि इंटरव्यू तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए, है ना। मिस रिप्रेजेंटेड एंड विक्टिमाइज्ड, उन्हें लगता है कि उनकी पर्सनालिटी के बारे में लोगों ने गलत तरीके से इंटरव्यू के बाद धारणा लोग बना लेते हैं। दे थिंक, उन्हें लगता है किसको, जो आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, इंटरव्यूज स्टील देयर प्राइवेसी, उन्हें लगता है कि इंटरव्यू क्या करता है, उनकी प्राइवेसी को समाप्त कर देता है, उनके व्यक्तिगत जीवन को पब्लिक कर देता है। रिड्यूस देयर आर्ट ऑफ पर्सनालिटी, और उनकी जो वास्तविक जो पर्सनालिटी है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, किसके माध्यम से,
इंटरव्यू के माध्यम से, इसलिए इंटरव्यू से लोग गणना करते हैं। सेंसेशनल इंटरोसिव क्वेश्चंस, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है, अर्थात इंटरव्यूअर जो होता है, जो क्वेश्चन करता है, वह सेंसेशनल क्वेश्चन पूछता है, इंट्रूसिव क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात वो उस तरीके से उससे क्वेश्चन किए जाते हैं जो वास्तव में जिनका आंसर देना एक प्रकार से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। लेकिन समस्या ये होती है इंटरव्यू में, यदि वो ना बोले और आंसर ना करे, तब भी लोग और भी ज़्यादा उसका मिस इंटरप्रिटेशन लोग कर लेते हैं। इसलिए ये जो सेलिब्रिटी हैं क्या करते हैं, नफरत करते हैं किससे, इंटरव्यू से, राइट। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर, लेखक का प्राइड क्या था, ऑफ द ऑथर डगलस, राइट। एंड व्हाई डिड ही सबड्यूड इट, और उन्होंने कैसे इसको जो है सबड्यू किया, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका है डीप वाटर से, डगलस वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि डगलस का जो प्राइड था, अभिमान था, क्या था, प्राइड ऑफ द ऑथर डगलस, एंड व्हाई डिड ही सबड्यूट, और उसने इसको क्यों सबड्यू किया, ठीक है, किस प्रकार से उसको उसने भगाया, कमज़ोर किया, ठीक है, डाइल्यूट किया, सबड्यू किया। दरअसल डगलस प्राइड वाज हिज डिटर्मिनेशन, इनका वास्तविक जो प्राइड था, अभिमान था, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसको इस तरीके से होना चाहिए से कि व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर, लेखक का अभिमान क्या था, डगलस, एंड व्हाई डिड ही सबड्यूड इट, और उसने इसको कैसे, यहाँ पर दरअसल सबड्यू किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे जो सबड्यू की बात चल रही है वो किसकी, फियर की, मतलब किस प्रकार से उसने फियर पे काबू पाया, राइट। तो ये आपका होना चाहिए यहाँ पर। तो उसका अभिमान आपको बताना है कि दरअसल उसका अभिमान क्या था, तो अभिमान उसका उसका अपना सेल्फ स्टीम था, ठीक है, डिटर्मिनेशन था, मतलब वह जो भी निर्णय कर लेता था उसे पता था कि उसका जो सेल्फ स्टीम है वह क्या है, मतलब डिटर्मिनेशन ही उसकी असली शक्ति है। मीन्स जो ठान लेता है, ठीक है, वह करके रहता है। उसका जो सेल्फ स्टीम है, कॉन्फिडेंस है, पार्टिकुलरली उसकी जो डिज़ायर होता है ना, कौन सी, मतलब विशेष रूप से उसकी जो इच्छा है, डिज़ायर किस बात की, कि वो अपीयर हो स्ट्रांग, मतलब स्ट्रांग दिखे, क्या दिखे, स्ट्रांग दिखे, और क्या दिखे, मजबूत दिखे, ठीक है, किसी से डरता हुआ नहीं, ब्रेव, साहसी दिखे। तो ये उसका अभिमान है। डगलस प्राइड वाज हिज डिटर्मिनेशन, उसका अभिमान क्या था, उसका डिटर्मिनेशन, उसे पता था कि ये जो ठान लेता है ना, वो उसको कर डालता है। इस बात के लिए उसे क्या था, अभिमान था अपने इस बात के लिए कि वो डिटर्मिनेशन उसका इतना पक्का है कि वो जो भी ठान लेता है वो जरूर कर डालता है, नॉट टू बी डिफीटेड बाय फियर, ठीक है। और उसे पता था कि कभी भी उसको किसी भी प्रकार का डर सता नहीं सकता है, राइट, मतलब वो किसी भी डर से हार नहीं सकता है, ठीक है, ये उसका अभिमान था। ही सबड्यूड इट, उसने इसको सबड्यू किया बाय परसिस्टेंट। अब यहाँ सबड्यूड इट मतलब यहाँ पे क्या होगा, सबड्यू की यदि बात हो रही है तो यहाँ पर उसने क्या सबड्यू किया, फियर, मतलब डर को अपने हटाया, किसको हटाया, डर को भगाया, बाय परसिस्टेंट, लगातार, सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, लगातार सिस्टमैटिक प्रैक्टिस करते हुए, इन वाटर, कहाँ पर, पानी में, अर्थात उसने क्या किया, जो है अपने डर पे काबू किस तरीके से पाया, परसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार और सिस्टमैटिक ढंग से, ठीक है, एक व्यवस्थित तरीके से, प्रैक्टिस के साथ, एक ट्रेनिंग के साथ प्रैक्टिस किया उसने इन वाटर, पानी में, अंटिल ही कुड स्विम कॉन्फिडेंटली, जब तक वह कॉन्फिडेंटली जो है तैरना ही नहीं लेने लगा, प्रूविंग दैट फियर कैन बी कॉन्कर्ड, उसने सिद्ध कर दिया कि डर को वास्तव में डराया जा सकता है, साथ उसे हराया जा सकता है। मीन्स यदि दिमाग में आपके किसी भी प्रकार का कोई डर बैठा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उससे आप निकल सकते हैं यदि आपका कमिटमेंट है तो, राइट।
व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब फ्रांस से क्या एक्सपेक्ट किया गया था कि वो तैयार करके आएगा विथ फॉर स्कूल, स्कूल में वो क्या तैयार करके आएगा, दैट फेटफुल डे, है ना, उस दिन, व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस, जिस जिस दिन जर्मनी ने क्या किया था, इन्वेड कर लिया था, किसको, फ्रांस को, अर्थात जिस दिन जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, फ्रांस के दो जो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सैस एंड लॉरेन, वहाँ के दो डिस्ट्रिक्ट्स को उसने कब्जा कर लिया था। उस दिन के लिए फ्रांस से उम्मीद क्या की गई थी कि रोज़ जिस तरह से वो आता है वो क्लास में अपने होमवर्क में क्या करके आएगा। तो दरअसल फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, फ्रांस को वर्क दिया गया था कि वो तैयार करके आएगा विद पार्टिसिपल्स, क्या तैयार करके आएगा, पार्टिसिपल्स इन फ्रेंच ग्रामर, कहाँ पर, फ्रांसीसी भाषा की जो ग्रामर है ना, व्याकरण, उसमें जो पार्टिसिपल चैप्टर है उसकी वो पढ़ाई करके आएगा, ऐसा उससे उम्मीद की गई थी, उसके अध्यापक के द्वारा उसको वर्क दिया गया था। बट ही हैड नॉट लर्नड देम, लेकिन उसने तो उसको सीखा नहीं था, याद नहीं किया था। एंड इसके अलावा फियर्ड फियर्ड अ स्कोल्डिंग फ्रॉम एम हैमल, याद करके तो खुद नहीं आया था लेकिन उसको बहुत डर लग रहा था, किससे, एम हैमल से, राइट, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। और डर किस लिए लगा रहा था, क्योंकि वो तैयार करके नहीं आया था, तो उसे पता था कि एम हैमल जो उसके अध्यापक हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं, तो ज़रूर उसको पनिश करेंगे, इसलिए उसको डर भी सता रहा था, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। वाई डिड द इन आयरन मास्टर स्पीक, आयरन मास्टर क्यों बोलता था काइंडली टू द पेडलर, मतलब आयरन मास्टर ने बड़ी ही नम्रता के साथ बात क्यों की, किससे, पेडलर से, मतलब ये आयरन मास्टर कौन है, वही मिल मालिक जो जिसकी मिल में पेडलर आकर के शरण लेता है ना, जब वो जंगल में भटक जाता है उस समय, किस चैप्टर से है ये, आपका एनिमी। द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली, जो आयरन मास्टर था, स्पोक काइंडली, उसने बहुत ही नम्रतापूर्वक बात की, एंड इनवाइटेड द पेडलर होम, उसने पेडलर को अपने घर भी बुलाया, होम बिकॉज, क्योंकि वो, बिकॉज ही मिस्टुक, क्योंकि उसने उसको समझ लिया, फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल, उसने उसको क्या समझ लिया था कि ये उसका पुराना, है ना, रेजिमेंटल मतलब एक सेना की टुकड़ी का क्या था, जो है उसका परिचित व्यक्ति था, ठीक है, मीन्स उसका कॉमरेड रहा है, उसको लगता था ये उसका पुराना मित्र है, सेना में काम करते हुए उसका अक्वाइंटेंस है, ठीक है, अक्वाइंटेंट मतलब परिचित, फेल्ट सिंपैथी, इसीलिए उस पर उसको सहानुभूति आ गई कि हमारे दोस्त की आज दशा ठीक नहीं है ना, वैसे तो उनके क्या हैं, पुराने मित्र हैं, साथी रहे हैं। मिजरेबल कंडीशन, क्योंकि उसकी स्थिति कैसी थी, पेडलर की, बहुत ही दयनीय थी, एंड वांटेड टू हेल्प हिम, और चूंकि वह उसकी मदद भी करना चाहता था, ऑन क्रिसमस ईव, बात यह है कि ये जो उपलक्ष्य था उस दिन कौन सा था, दिन था आपका क्रिसमस डे का, ईव था, क्रिसमस डे की ईव थी, तो वो चाहता था, आयरन मास्टर चाहता था कि वो किसी एक ज़रूरतमंद की क्या करे, सेवा करे, लेकिन यहाँ पर उसको इस हालत में उसका दोस्त ही मिल गया, तो वो लगा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उसे अपने दोस्त के दुर्दिन में उसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, इसलिए उसने बड़े ही प्रेम से, नम्रता से, सहानुभूतिपूर्वक उससे आग्रह किया कि वह उसके घर चले, हालांकि पेडलर उसको उसके घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में उसकी जब लड़की आती है, इडला आती है, तो वह उसे लेकर के जाती है, लेकिन फिलहाल वह पेटलर आयरन मास्टर के साथ में उसके घर उसके कहने के बावजूद भी नहीं जाता है, यहाँ तक कि वो इस बात से इनकार करता है साफ साफ कि वो उसका कोई मित्रोत्तर नहीं है, वो तो उसको बिल्कुल नहीं जानता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, वाई डिड लेविस कैरोल नेवर गिव अप हिज कंसेंट टू बी इंटरव्यूड, उन्होंने जो है कभी
अपनी जो कंसेंट थी, सहमति टू बी इंटरव्यूड, वाई डिड लेविस कैरोल नेवर गिव हिज कंसेंट, लेविस कैरोल ने कभी अपनी अनुमति क्यों नहीं दी, कंसेंट क्यों नहीं दी, किस लिए, टू बी इंटरव्यूड, अर्थात इंटरव्यू देने की सहमति किसी भी पत्रकार को इन्होंने कभी नहीं दी। क्यों, ऐसा क्या बात, ऐसी क्या बात थी, क्योंकि वह इंटरव्यू से कहीं ना कहीं चिढ़ते थे। लेविस कैरोल लेविस कैरोल वांटेड टू इंटरव्यूज, मतलब वो इंटरव्यू चाहते तो थे, एंड लेविस कैरोल वांटेड नेवर कंसेंटेड, लेविस कैरोल ने कभी भी सहमति नहीं दी टू इंटरव्यूज, किसके लिए, इंटरव्यूज के लिए, बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली साई, क्योंकि वो बड़े ही क्या थे, शर्मीले थे, एंड वैल्यूड हिज प्राइवेसी, और वह अपनी प्राइवेसी को लेकर के बहुत ही गंभीर रहते थे। उन्हें नहीं लगता था कि किसी को अपने प्राइवेट जीवन के बारे में, मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में इतना एक्सपोज कर दिया जाए जिसकी कोई आवश्यकता भी ना हो, और लोग उसकी वजह से व्यक्ति क्या करें, उसके बारे में गलत धारणा बना ले, मिस इंटरप्रिटेशन कर लें, ठीक है। तो इसलिए वह इंटरव्यू देने की कभी भी उन्होंने किसी को अनुमति नहीं दी। फियरिंग दैट पब्लिक क्वेश्चनिंग, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो क्वेश्चन, फियरिंग दैट, उन्हें लगता था, उन्हें डर था इस बात का कि दैट पब्लिक क्वेश्चनिंग, प्राइवेट में जो पब्लिक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वुड डिस्टॉर्ट, वो क्या कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, मतलब वह रूप क्या कर देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं, पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व को क्या कर देते हैं, गलत तरीके से लोगों के सामने रख देते हैं। हिज रिजर्व पर्सनालिटी, और उनका जो पर्सनालिटी थी, उनकी जो व्यक्तित्व थी, वो कैसी थी, बड़ी ही रिजर्व रहती थी, अर्थात वह मतलब अपने बारे में बहुत ज़्यादा किसी को बताना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी कंसेंट नहीं दी उनके इंटरव्यू को लेकर के। एंड द क्वाइट लाइफ, बड़ा ही शांत जीवन पसंद करते थे, क्वाइट मतलब यहाँ पर शांत जीवन पसंद व्यक्ति थे, कौन, कैरोल। ही चेरिस्ड, जो उनके पास शांत जीवन था उस पर वो कोई दखल किसी को नहीं देना चाहते थे, अर्थात किसी की क्वेश्चनिंग की वजह से, किसी इंटरव्यू की वजह से पता चले कि लोग उनके बारे में किसी विभिन्न प्रकार के जो है चर्चाएं करना शुरू कर दें, इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि वो अनावश्यक कोई जो है मामला खड़ा करें पब्लिक में, ठीक है, क्योंकि बड़े ही शाई नेचर के वो थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट डिड रूजवेल्ट से, रूजवेल्ट क्या कहते हैं अबाउट फियर, किसके बारे में, डर के बारे में रूजवेल्ट का क्या कहना है, रूजवेल्ट का क्या कहना है, किसके बारे में, डर के बारे में। रूजवेल्ट सेड दैट द ओनली थिंग पीपल हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, रूजवेल्ट कहते हैं दैट द ओनली थिंग्स, एकमात्र चीज है, पीपल हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, दैट नेमलेस इरेशनल fear is the real enemy that paralyzes effort and must be faced bravely. रूजवेल्ट सेड, उन्होंने कहा, दैट द ओनली थिंग, सबसे एकमात्र जो बात है वो क्या है, पीपल हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, पीपल हैव टू फियर, लोगों को डरना है, किससे, स्वयं डर से, इटसेल्फ से, मतलब डर से ही लोगों को डरना है, मीनिंग दैट नेमलेस, इसका मतलब क्या है कि दैट नेमलेस इरेशनल फियर, अर्थात वो जिसका कोई नाम ही नहीं है डर का, मतलब किस बात को का डर है यही नहीं पता होता है, किस लिए डर है यही नहीं पता होता, इरेशनल मतलब तार्क, बिना तर्क के डरना, इज द रियल एनिमी, ये दरअसल एक बहुत बड़ा वास्तविक शत्रु होता है, दैट पैरालाइजेस, जो कि पैरालाइज कर देता है, मीन्स अपंग बना देता है, एफर्ट प्रयासों को, एंड मस्ट बी फेस्ड ब्रेवली, इसका बड़ा ही, इसका जो है साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। कहने का मतलब है, यहाँ पर कह रहा है कि जो डर है वो पता होना चाहिए कि डर किस लिए है, किस बात को है, क्या किसी बात को लेकर के
उतना डरने की आवश्यकता है जितना कोई व्यक्ति डर रहा है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड? सीमापुरी कहाँ पर है? सीमापुरी कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 33। सीमापुरी अ स्लम सेटलमेंट, ये स्लम एरिया है। स्लम मतलब जो बस्तियां होती हैं शहर के किनारे, ठीक है। ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो फेरी फेरी है, जो बाहरी भाग है वहाँ पर, जो दिल्ली का जो बाहरी इलाका है उस स्लम, झुग्गी झोपड़ियों वाला, वो उस एरिया को क्या कहा जाता है? सीमापुरी। नियर द यमुना, ये कहाँ पड़ता है? यमुना नदी के पास। वेयर मैनी माइग्रेंट्स फ्रॉम, जहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स मतलब अन्य देशों से आए हुए जो लोग हैं, बांग्लादेश लिव इन मेकशिफ्ट हट्स, जहाँ पर बांग्लादेश से आए हुए बहुत सारे लोग रहते हैं, लिव इन मेकशिफ्ट हट्स विदाउट बेसिक्स सिविल एमेनिटीज़, जो नागरिकों के लिए एक बेसिक एमेनिटीज़ मतलब सुविधाएं होनी चाहिए, मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए, उनके बिना ये बांग्लादेशी लोग कहाँ रहते हैं? मेक इन मेक शिफ्ट हट्स, है ना, उन हट्स में रहते हैं, उन छोटी छोटी तंबों में रहते हैं, विदाउट बेसिक सिविक एम्यूनिटीज़, और उनके पास कोई मूलभूत सेवाएं, ना पानी की व्यवस्था, ना जो है साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ पर होती है, और ना जो है पढ़ाई लिखाई, मतलब किसी प्रकार की जो मूलभूत चीज़ें होती हैं वह उनके पास नहीं होती हैं। रोटी कपड़ा कमा जो है मकान की उनके पास बड़ी ही दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड रॉबर्ट क्लाइव डू ड्यूरिंग हिज ब्रीफ स्टे एट मद्रास? ये आपका किस चैप्टर से है? पोएट्स एंड पैनकेक्स। व्हाट डिड रॉबर्ट क्लाइव ने डू ड्यूरिंग हिज ब्रीफ स्टे एट मद्रास? मद्रास में जो अपने थोड़े से समय के लिए रहे थे, व्हाट डिड रॉबर्ट क्लाइव डू, उन्होंने उस समय क्या किया? तो ड्यूरिंग हिज ब्रीफ स्टे, अपने संक्षिप्त स्टे के दौरान, मतलब जो है वो रुके थे कहाँ पर? मद्रास में। रॉबर्ट क्लाइव वर्कड, उन्होंने काम किया एज ए क्लर्क, वो किस रूप में काम किया? क्लर्क के। फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके रूप में? ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के रूप में। एंड लेटर, और बाद में डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ मिलिटरली, और फिर अपने आप को उन्होंने डिस्टिंग्विश्ड कर दिया, मतलब विशेष बना लिया मिलिटरली, अर्थात उनके पास मिलिट्री पावर भी आ गई। हेल्पिंग ले फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, वो इतने ताकतवर हो गए, है ना, कि उन्होंने भारत में जो है ब्रिटिश पावर को, अंग्रेजी शासन को पैर जमाने में बहुत बड़ा योगदान किया। कहाँ? किसको? अंग्रेजी शासन को, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया क्लाइव ने, लेकिन बाद में उनकी वजह से जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात यूँ कहें कि इंग्लैंड जो ब्रिटिश पावर है वह क्लाइव की वजह, लॉर्ड क्लाइव की वजह से यहाँ पर पैर जमाने में सफल रहा। राइट। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन? बच्चों के लिए जो है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, जो लॉस्ट स्प्रिंग का लेखक है या लेखिका है, वो कौन सा ऑफर करती है बच्चों के लिए? नॉट वेयरिंग फुटवियर, जो बच्चे चप्पल नहीं पहने हैं उनके संबंध में ये क्वेश्चन रिपीटेड है। लेखक का विचार क्या है? द ऑथर एक्सप्लेन्स दैट सीमापुरी चिल्ड्रेन डू नॉट वियर फुटवियर बिकॉज, जो लेखक है एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन करती है दैट सीमापुरी चिल्ड्रेन, जो सीमापुरी के बच्चे हैं, डू नॉट वियर फुटवियर, कि वो फुटवियर इसलिए नहीं पहने हैं बिकॉज ऑफ डेस्परेट पॉवर्टी, किस वजह से नहीं पहने हुए हैं? लेखिका कहती है इन बच्चों के पास वास्तव में देखा जाए तो चप्पल इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास ये बहुत ही डेंस पॉवर्टी के शिकार हैं, बहुत ही ज़्यादा वो गरीब हैं, उनके पास बेसिक चीज़ें नहीं हैं, इस वजह से शम एक्सक्यूज़, हालांकि उसमें से कुछ एक्सक्यूज़ करते हैं, ये बहाना बताते हैं, इट एज ए ट्रेडिशन
वो क्या कहते हैं, जब मतलब जबकि बच्चे खुद वहाँ पर क्या कहते हैं, या बाकी लोग वहाँ पर जो फाल्स एक्सप्लेनेशन करते हैं, झूठा बहाना बताते हैं, वो क्या है, कहते हैं कि गरीबी की वजह से चप्पल नहीं पहने हैं, बल्कि यहाँ पर तो ये परंपरा है चप्पल ना पहनने की। तो लेखिका यहाँ बताना चाहती है कि वास्तविकता ये है कि वो गरीबी की वजह से उनके पास चप्पल है, कहते हैं कि गरीबी की वजह से चप्पल नहीं पहने हैं, बल्कि यहाँ पर तो ये परंपरा है चप्पल ना पहनने की। तो लेखिका यहाँ बताना चाहती है कि वास्तविकता ये है कि वो गरीबी की वजह से उनके पास चप्पल नहीं है, वो नंगे पाँव रहने पड़ता है उनको। उसके बावजूद भी एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाता है कि यह वहाँ की परंपरा है ना, बेयर फुट रहने की। बट एक्चुअली देयर फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड, वास्तविकता ये है कि जो उनके परिवार है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है इवन बेसिक शूज़, जो आवश्यक शूज़ हैं, मतलब बेसिक शूज़ अर्थात जो पहनने ही होते हैं, जिनको हर व्यक्ति के पास जो कहीं ना कहीं चलने फिरने के लिए, ठीक है, जो शूज़ होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, या फिर आप कहें कि आपके जो फुटवियर होते हैं जो प्राइमरी होते हैं, वो भी उनके पास नहीं हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 35 क्वेश्चंस आपके लगभग हो जाएंगे, ठीक है। आज हमने 25 से 35 और इसके पहले वाली क्लास में आपके हमने डिस्कस किया था कितने, 25। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप चाहें तो फास्ट मोड में रख करके क्या कर सकते हैं, एक बार ध्यान से पढ़ने के बाद आप उनको क्या कर सकते हैं, रिपीट करके एक बार फिर से देख लेंगे तो क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और जब मुझे विश्वास है कि ये जो आपका यदि आप इनको पढ़ते हैं तो बहुत ही परीक्षा में आपके क्या है, आपको मदद करेंगे स्कोर करने में, अच्छा स्कोर करने में, ठीक है।